हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संविदा अधिनियम। और संविदा अधिनियम के अंतर्गत आज ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग समझेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट है, संविदा से अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं ला सकता। संविदा से अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं ला सकता, अर्थात स्ट्रेंजर to a contract cannot sue। ये स्टेटमेंट है हमारे पास। ये स्टेटमेंट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम आज पढ़ेंगे, उसी से संबंधित है ये आज का स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये है कि आज हम जो भी समझने या पढ़ने जा रहे हैं वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसको आपको मैं शुरू से, जहां से ये स्टार्ट होता है वहां से लेकर के आज तक के बारे में चर्चा करूंगा, जिससे आपको हमेशा के लिए ये डॉक्ट्रिन लर्न हो जाएगा, समझ आ जाएगा। मेंस में आता है, प्रीलिम्स में आता है, आप उसे आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो देखिए, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है हमको। इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ केस लॉ समझने होंगे, और ये सिद्धांत केस लॉ के माध्यम से ही हमारे पास आया है। तो हम जो पहला केस इसके संबंध में पढ़ेंगे वो है डटन बनाम पूल का केस है। डटन बनाम पूल का केस है, और इसको याद रखिएगा, ये 1670 का है। ये महत्वपूर्ण नहीं है सन, लेकिन चूंकि मैं यहाँ केस लॉ का इवोल्यूशन बताऊंगा, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इवोल्यूशन बताऊंगा, तो आपको वो टाइम पीरियड इससे पता चल जाएगा, इसलिए यहां पर मैं इसको लिख देता हूं। तो डटन बनाम पूल में कहा गया कि जो संविदा से अपरिचित व्यक्ति है वो वाद ला सकता है, ये कहा गया। इस पीरियड में 1670 में ये केस आया और ये डिसाइड किया गया। दिस केस वाज डिसाइडेड at that time and it was held that stranger to a contract can sue, ये कहा गया इसमें। तो स्ट्रेंजर मीन्स थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी को अलाउ कर दिया इस केस में, और ये मामला चलता रहा, और तकरीबन आफ्टर 200 इयर्स एक केस आया। वो केस था ट्विडल बनाम एटकिंस का। ट्विडल बनाम एटकिंसन का केस था ये, और ये केस आया 1861 में। तकरीबन 200 साल हो रहे हैं, कुछ कम है। 200 साल तक तो ये रहा। 200 इस समय 1861 में एक ये नया मामला आ गया, और इस मामले में कहा गया, सख्ती से कहा गया, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, स्पष्ट तौर पे कहा गया। और यहां तक कहा गया कि अगर संविदा उस थर्ड पर्सन के लाभ के लिए है तो भी वह वाद नहीं ला सकता, क्योंकि वह संविदा का पक्षकार नहीं था, इसलिए वह वाद नहीं ला सकता। तो हम लोग ट्विडल बनाम एटकिंसन को पढ़ेंगे, इसके हम फैक्ट देखेंगे और इसमें क्या डिसीजन आया ये भी देखेंगे। तो ट्विडल
बनाम एटकिंसन के बाद हम जो केस देखेंगे वो है डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रिज एंड कंपनी, ये देखेंगे। और ये मामला डिसाइड किया गया था 1915 में। मैं यहाँ पर ईयर्स इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एवोल्यूशन देखने को मिले और हम ये तय कर पाए कि कब से वास्तव में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमने जाना और लागू किया। तो यहाँ देखिए डटन बनाम पूल में तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई ऐसा सिद्धांत निकल करके नहीं आता है। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डटन बनाम पूल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां तो थर्ड पार्टी को अलाउ कर दिया गया। हाँ, लेकिन 1861 में जो ट्विडल बनाम एटकिंसन का मामला आया, यहां से हमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है। और इस मामले में जो डिसाइड किया गया उसको डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी के मामले में लागू भी किया गया और इसको और इवोल्यूट किया गया। और हम जो एवोल्यूशन 1937 में आया उसको हम इसी केस के साथ में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम ट्विडल वर्सेस एटकिंसन के फैक्ट को देखते हैं, समझते हैं और उसमें क्या कहा गया ये भी हम जानेंगे। तो देख लेते हैं ट्यूडल वर्सेस एटकिंसन को देख लेते हैं। इसके जो फैक्ट थे वो ये था कि बॉयज फादर और गर्ल्स फादर के बीच एक रिटिन कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक रिटिन कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में कहा जाता है कि बॉयज फादर को गर्ल्स का फादर 100 पाउंड्स बॉयज की शादी के उपलक्ष्य में देगा। ये है बॉयज फादर, गर्ल्स फादर, यानी कि ये पति और ये पत्नी। उस समय ये बॉयज और गर्ल होते हैं, बाद में ये पति और पत्नी कहलाएंगे। तो मामले में ये कहा गया कि बॉयज फादर और गर्ल्स फादर के बीच में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ये कहा गया कि बॉयज फादर को 100 पाउंड्स गर्ल्स के फादर बॉयज के शादी के उपलक्ष्य में देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी कि ही फेल्ड। अब ऐसा नहीं हुआ और कुछ समय बाद बॉयज फादर की तथा गर्ल्स फादर की डेथ हो जाती है और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है, इनकी डेथ हो जाती है। अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ। अब चूंकि इनको 100 पाउंड्स मिलने थे तो अब ये कहलाएंगे पति, हस्बैंड कहलाएगा, हस्बैंड कहलाएगा। इसने वाइफ फादर के जो एग्जीक्यूटर थे, चूंकि इनकी तो डेथ हो गई, तो जो एग्जीक्यूटर थे उनके खिलाफ हस्बैंड ने वाइफ फादर के एग्जीक्यूटर्स के विरुद्ध वाद लाए। अब हस्बैंड मामला लाया इनके खिलाफ
कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 पाउंड देने का, नहीं दिया, अब वो 100 पाउंड हमें वाइफ फादर्स के एग्जीक्यूटर से, जो उसके निष्पादक थे, उनसे दिलाया जाए। इस बात के लिए ये हस्बैंड वाद लाया। अब वाद लाया तो अब क्या डिसाइड हुआ, तो ट्यूडल वर्सेस एटकिंसन में साफ साफ ये डिसाइड किया गया, बहुत साफ शब्दों में लिखा गया, और ये लिखा गया, इट वॉज हेल्ड दैट कि पति संविदा से अपरिचित है, संविदा से अपरिचित है, और बात बिल्कुल सही है, क्योंकि संविदा तो इन दोनों के बीच हुई थी, इन दोनों के बीच हुई थी। तो ये कहा गया, न्यायालय ने कहा कि अपरिचित है, और अपरिचित है इसलिए न्यायालय प्रतिज्ञा के पालन को, प्रतिज्ञा के पालन कराने का अधिकार नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, या प्रदान नहीं कर सकता, न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता। और जो बात जोड़ी वो समझने की है, वो कहा भले ही संविदा या प्रॉमिस, प्रतिज्ञा पति के लाभ के लिए, पति जो बालक था, पति के लाभ के लिए ही क्यों ना की गई हो, लाभ के लिए ही क्यों ना की गई हो, ये कहा। ये आपको लर्न होना चाहिए, ये समझना चाहिए। आपने फैक्ट देखे, फैक्ट को डिसाइड किया न्यायालय ने, और ट्यूडल बनाम एटकिंसन में स्पष्ट कर दिया कि वो अपरिचित है, इसलिए न्यायालय उसे प्रतिज्ञा के पालन का अधिकार नहीं दे सकता। हालांकि हस्बैंड ने ये तर्क दिया कि वो मेरे लाभ के लिए है, तो न्यायालय ने अपने ही डिसीजन में, अपने निर्णय में उसको जोड़ दिया कि भले ही प्रतिज्ञा पति के लाभ के लिए ही क्यों ना की गई हो, लेकिन वो उस संविदा का पक्षकार नहीं है, संविदा से अपरिचित है, इसलिए ये मामला उसके विरुद्ध, यानी कि हस्बैंड के विरुद्ध दिया गया। और इस मामले से प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां पर देखने को मिलता है। और इसी डिसीजन को, इसी जजमेंट को, इसी निर्णय को आगे डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी के वाद में लागू भी किया गया। तो हम इसके बाद उसी केस को देखेंगे, उसके भी फैक्ट देखेंगे। तो अब हम केस देखते हैं, डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रिज एंड कंपनी। और ये मामला है 1915 का। अब देखिए, हम 1677 से 1861 तक पहुंचे, 1861 तक चला वो। अब 1861 से 1915 के पहले तक ट्यूडल बनाम एटकिंसन का जो डिसीजन था, जो निर्णय था, वो लागू किया गया, और उसी निर्णय को रिफ्रेश करके इस मामले में भी लागू किया गया, सेम जजमेंट को लागू किया गया और उसको आगे इवोल्यूट भी किया गया।
तो हम देखते हैं डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रिज एंड कंपनी के तथ्य क्या थे और इसमें निर्णय क्या आया। तो हम डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी को DNT लिख सकते हैं। DNT कंपनी हो गई, और ये टायर और ट्यूब बनाती थी, बनाने वाली कंपनी थी, और इसने ड्यू नामक कंपनी ड्यू कंपनी को कुछ ट्यूब और टायर्स इस शर्त पर बेचे। तो जरा शर्त समझ लीजिएगा, इस शर्त पर बेचा कि, अब शर्त समझिएगा, शर्त ही यहां पर जान है। शर्त समझ में आई तो आगे आप प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खुद ही इसमें अप्लाई कर लेंगे कि वह इन टायरों का, वह इन टायरों को मूल तालिका जो ये देगी, मूल तालिका से कम पर ना बेचे। कम पर ना बेचे, एक शर्त तो ये थी। और उसने दूसरी शर्त लगाई, और यदि वह अन्य विक्रेता को बेचे तो उससे भी यही शर्त रखे, उससे भी यही शर्त रखे, ताकि उस कंपनी की क्वालिटी और रेट दोनों बने रहे। तो यही शर्त रखे, और तथा उसे निर्देश भी दे, उसे निर्देश दे कि अपने द्वारा, कि वह अपने द्वारा बेचे गए जो भी चीजें हैं, टायर्स हैं, ट्यूब हैं, उनकी सूचना वो इस कंपनी को दे, कि वह अपनी बिक्री संबंधी सूचना DNT कंपनी को दे। ये शर्त है, शर्त याद रखिए। डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी जो ट्यूब टायर बनाने का काम करती है, उसने ड्यू कंपनी को इस शर्त पर अपने कुछ ट्यूब और टायर बेचे कि वह जो मूल्य तालिका है उससे कम मूल्य पे ना बेचे, और यदि वह किसी अन्य कंपनी या किसी और से व्यापार करती है तो उसे भी इसी शर्त पर वो बेचे, तथा उसको निर्देश दे कि वो जो तीसरी कंपनी है अपने विक्रय संबंधी सारी सूचनाएं डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी को दे। ये शर्त रख दी। अब शर्त रख दी उसने, इनका तो आपस में सौदा हो गया, DNT कंपनी का और ड्यू कंपनी का सौदा हो गया। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि ड्यू कंपनी ने, शर्त आपने देख ली, अब शर्त देख ली तो आगे देखते हैं। इस ड्यू कंपनी ने सेल्फ्रिज एंड कंपनी को, जिसको हम SF कह सकते हैं, एंड कंपनी को कुछ ट्यूब और टायर बेचे, और उससे भी जिस शर्त पे ड्यू कंपनी ने DNT कंपनी से संविदा की थी, जिन शर्तों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उन्हीं शर्तों के साथ
ड्यू कंपनी ने सेल्फ्रिज एंड कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इनके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेम वही कंडीशन। लेकिन ड्यू कंपनी ने तो काम ठीक किया, लेकिन हुआ क्या कि इस सेल्फ्रिज कंपनी ने उस कंडीशन का, शर्त का उल्लंघन कर दिया, शर्त का उल्लंघन कर दिया। अब सेल्फ्रिज एंड कंपनी ने शर्त का उल्लंघन कर दिया। अब जब इसने शर्त का उल्लंघन कर दिया और डीएनटी कंपनी को पता चला, तो डीएनटी कंपनी, ये कंपनी सेल्फ्रिज कंपनी के खिलाफ संविदा के उल्लंघन का वाद लाया। संविदा के उल्लंघन का वाद दायर कर दिया इस कंपनी ने, डीएनटी ने सेल्फ्रिज के खिलाफ कर दिया। अब देखिए, संविदा इनके और इनके बीच हुई, दूसरी संविदा इनके और इनके बीच हुई। अब आप समझ सकते हैं कि इनके बीच किसी प्रकार की कोई भी संविदा नहीं है, इनके बीच किसी भी प्रकार की कोई संविदा नहीं है। और जब नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसने जिससे संविदा की है उसका ये पक्षकार नहीं है। यही तर्क डीएनटी कंपनी जब संविदा के उल्लंघन का वाद सेल्फ्रिज एंड कंपनी के खिलाफ लाई, के विरुद्ध लाई, तो सेल्फ्रिज कंपनी ने यही तर्क लिया कि डीएनटी एंड कंपनी तो संविदा का पक्षकार ही नहीं है, तो संविदा का उल्लंघन कैसे हो सकता है, यही ये लिया। तो कहने का मतलब जो जिस शर्त का उसने उल्लंघन किया था, अगर कोई वाद लाता तो ड्यू एंड कंपनी को लाना चाहिए था, ड्यू कंपनी को लाना चाहिए था, लेकिन नहीं, डीएनटी कंपनी सेल्फ्रिज कंपनी के खिलाफ वाद ले आई, तो उसने तर्क सही लिया। और यही से पता चलता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि ये तो संविदा का पक्षकार है नहीं, और जो संविदा से अपरिचित है, जो संविदा का पक्षकार नहीं है, संविदा का अपक्षकार है, तो जब संविदा का पक्षकार ही नहीं है तो फिर वो संविदा के उल्लंघन का वाद कैसे ला सकता है। और यही निर्णय फिर न्यायालय ने दिया। तो निर्णय क्या दिया, इसको भी हम देखते हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया इस मामले में स्पष्ट कर दिया गया, और अधिक स्पष्ट कर दिया गया कि केवल संविदा का पक्षकार ही, केवल संविदा का पक्षकार ही उसे लागू कराने का वाद प्रस्तुत कर सकता है। ये कहा गया इस मामले में। ये निर्धारण हुआ डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रिज एंड कंपनी के मामले में यह निर्धारण हुआ कि केवल संविदा का पक्षकार ही उसे लागू कराने का वाद प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि अगर एक लाइन में कहा जाए तो केवल संविदा के पक्षकार ही, केवल संविदा के पक्षकार ही संविदा को लागू करा सकते हैं, या पक्षकार ही दावा कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। जो संविदा का पक्षकार नहीं है वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता, और यही प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यही प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें थोड़ा सा और जोड़ा गया,
जो थोड़ा सा और जोड़ा गया उसको समझने लायक है। उसमें यह जोड़ा गया, क्योंकि ट्यूडल बनाम एटकिंसन में यह कहा गया था कि संविदा का अपक्षकार या संविदा से अपरिचित व्यक्ति संविदा को लागू नहीं करवा सकता, चाहे भले ही वह उसके लाभ के लिए ही क्यों ना की गई हो। लेकिन यहां पर 1915 में जब हम आए और डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रिज एंड कंपनी के मामले को देखा, तो इस मामले में आगे ये कहा गया कि संविदा केवल संविदा का पक्षकार ही उसे लागू कराने का वाद प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि केवल संविदा के पक्षकार ही दावा कर सकते हैं। लेकिन इस सिद्धांत की अपवाद भी है, यानी कि संविदा का वह व्यक्ति भी संविदा को लागू करवा सकता है जिसके लाभ के लिए वो संविदा की गई हो और उस संविदा में अभिव्यक्त रूप से ये घोषित किया गया हो, तो वो व्यक्ति भी कर सकता है। यानी कि इसके कुछ अपवाद बना दिए गए और इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के जो अपवाद बनाए गए वो आवश्यक भी थे। तो इस सिद्धांत के जो अपवाद हैं, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो अपवाद हैं, वो किस आधार पर हैं, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो अपवाद हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं और ये तकरीबन अपवाद 1937 के बाद ही देखने को मिलते हैं। तो अपवाद में ये कहा गया कि ये आवश्यक है और अपवाद बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए जो व्यापार और वाणिज्य। पहली चीज क्या थी कि व्यापार और वाणिज्य से संबंधित जो संविधाएं थी उनको इसमें अपवाद बना दिया गया, जैसे कि एजेंसी है, अभिकरण है, पट्टा है, न्यास है। ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अपवाद हैं, ये आवश्यक है और इनका होना जरूरी है। तो व्यापार और वाणिज्य की आवश्यकता के आधार पर कुछ अपवाद क्रिएट किए गए, पहली बात। दूसरी बात, ये उस व्यक्ति को भी जो जिसके लाभ के लिए संविदा की गई है, तो अपवादों के अंतर्गत तीसरे व्यक्ति को भी लाभ दिया गया। तीसरा व्यक्ति मतलब संविदा से अपरिचित व्यक्ति, संविदा से अपरिचित व्यक्ति, ये तीसरा व्यक्ति है। इस तीसरे व्यक्ति को भी लाभ प्रदान किया गया, तीसरे व्यक्ति को भी अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया गया? कि वह व्यक्ति भी संविदा को लागू करवा सकता है जिसके लाभ के लिए की गई है और ऐसा लाभ संविदा में व्यक्त रूप से या अभिव्यक्त रूप से दिया गया है, तो उस व्यक्ति के लिए संविदा में अभिव्यक्त रूप से वो लाभ दिया गया है उस व्यक्ति के लिए। तो जिस व्यक्ति के लिए अभिव्यक्त रूप से लाभ दिया गया है वह व्यक्ति भी संविदा को लागू करवा सकता है, ये बात इसमें जोड़ दी गई। तो ये अधिकार मिल गया उस व्यक्ति को। और इसका अगर आप केस ला जानना चाहेंगे तो वैश्विक बनाम वैश्विक का वाद, ये तीसरे व्यक्ति को लाभ दिया गया है, इसका उदाहरण है। और इस वैश्विक वर्सेस वैश्विक में ये बताया गया कि तीसरे व्यक्ति को जो अधिकार प्रदान किया गया वो अधिकार इस वाद के माध्यम से प्रदान किया गया। तो इस तरह से प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमने 1677 से में देखा, इसके बाद 1861 में देखा, इसके बाद 1915 में देखा, फिर हमने 1937 में देखा और आज हम यही हैं। जो कुछ हमने पढ़ा
वो आंग्ल विधि के अंतर्गत है और सेम ट्विडल बनाम एटकिंसन से लगा करके न्यूमेटिक डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी और इसके बाद ये वैश्विक वर्सेस वैश्विक तक जो मामले हमने पढ़े, जो रूल्स हमने देखे, जो लॉ हमने इसमें देखा, वही भारत में भी वर्तमान में लागू है। तो अब जो संविदा अधिनियम के अंतर्गत प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो भी कानून है आंग्ल विधि में, वही भारतीय विधि में भी लागू किया जाता है। तो इस तरह से हमने आज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझा। इससे संबंधित बहुत से सवाल प्री और मेंस में पूछे जाते हैं, पीसीएसजे हो या एचजीएस हो। तो हमने इस तरह से इसको डील कर लिया है कि आप अपनी तरह से अपने मन से इस वीडियो को सुन करके एक बेहतर उत्तर जो कम से कम 100 शब्दों में या 100 से 150 यानी कि 150 शब्दों के अंतर्गत आप इसको लिख सकते हैं, लिख करके रख सकते हैं। ये हमेशा पूछा जाने वाला, चाहे एलएलबी हो, कोई भी एग्जाम हो, इस तरह के एलएलबी वगैरह में तो पूछ ही लिया जाता है और कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट कर दिया करिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो। और अगर आपका स्वभाव भला करने का है तो आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।